दोस्तों, पवित्र अमरनाथ यानी कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई पैदल तो कोई पालकी पर तो कोई खच्चर के सहारे से कठिन चढ़ाई को पार कर रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था इस भोले भाले सबकी मदद करने वाले खच्चर वाले के दिल में एक खौफनाक खतरनाक साजिश पल रही है और नाचते गाते इन श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए मौत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानी मौत के सौदागर को यह पता नहीं था कि श्रद्धालु की भीड़ में स्पेशल कमांडो के जवान भी चल रहे हैं और इनकी बात जैसी चौकन्नी आंखों से कोई भी साजिश बच नहीं सकता। और वो आतंकी जो कि खच्चर वाले के भेष में था वो पकड़ा जाता है और एक ऐसे साजिश का पर्दाफाश होता है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी में आखिर वो खच्चर वाला आतंकी पकड़ा कैसे गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 15 जुलाई 2026 शुरू होती है पहलगांव बेस कैंप से। 15 जुलाई की ठंडी सुबह और अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही थी। लोग नाचते गाते झूमते हर हर महादेव के जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे थे। हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उस कठिन चढ़ाई पर बाबा के जयघोष करते हुए चढ़ रहे थे। कोई पैदल अपने दोस्तों के साथ, कोई पूरे परिवार के साथ, कोई अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ तो कोई बुजुर्ग माता पिता के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग पालकी का सहारा ले रहे थे तो कुछ लोग खच्चर का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते पर सेना के जवान, पुलिस के जवान और सुरक्षा एजेंसी चौकस थी। इन पूरी निगरानी के लिए लगभग 60,000 सेना के जवान को लगाया गया है ताकि श्रद्धालु के ऊपर कोई आंच ना आए, कोई गलत साजिश पनपे ना। और इसमें सहयोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी और सुरक्षा एजेंसियां भी। दोस्तों, 2 दिन पहले एक इनपुट मिला। कुछ पाकिस्तानी आतंकी इन श्रद्धालुओं की भीड़ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमला बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन सूचना आधा अधूरा था। कैसे होगा हमला, कौन करेगा, किस रूप में करेगा, कुछ भी नहीं मालूम। बस इतना पता चला कि जो भी हमला होगा स्थानीय मजदूर या खच्चर वाले के सहयोग से होगा। और इधर दोस्तों, सीमा के उस पार बैठे कुछ आतंकी आका योजना बना रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनकी योजना फाइल हो चुकी थी। साधु के भेष में जो उन्होंने आतंकी भेजा था वो पकड़ा गया था और बहादुर जवानों ने उसे मार गिराया था। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही डाला था। साधु के भेष में पकड़ा गया आतंकी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वो साजिश जो साधु के भेष में खतरनाक साजिश पल रही थी, आतंकी आए हुए थे, वो मार गिराए गए थे। और वो योजना विफल होने के बाद आतंकी अंदर से हिल जाते हैं और अपना सिर पटकते हुए सीमा पार फिर से एक योजना बनाते हैं और अपनी नाकामी से काफ़ी खुंदक में थे। और इस बार आतंकी आका बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से कोई भी आतंकी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कोशिश की सब नाकाम रहा। इस बार भारत के लोगों के द्वारा ही दहलाएंगे। और योजना बनने लगती है और योजना बन के जब तैयार होती है दोस्तों, तो योजना ये थी, कोई स्थानीय मददगार, कोई निम्न ग्रेड का आदमी, कोई लेबर, कोई खच्चर वाला, कोई मजदूर जिस पर भारतीय सेना कोई शक ना हो, उसको अपनी योजना में शामिल करना। दोस्तों, 4 आतंकी की टीम वहाँ से निकल पड़ती है और सभी खच्चर वाले की रेकी की जाती है। और उसमें से एक खच्चर वाला था जिसका नाम था आरिफ। वो अपनी माँ के साथ अकेला रहा करता था। उसकी माँ हमेशा बीमार रहा करती थी। उसकी आंखों में शायद मोतियाबिंद थी, उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन आरिफ के पास इतने पैसे नहीं थे। और यही कमज़ोर कड़ी, यही दुखती रग को आतंकियों ने पकड़ा और आरिफ से बात की, उसे मदद का आश्वासन दिया, पैसे का लालच दिया। लेकिन आरिफ हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन आरिफ पूरी रात सो नहीं पाता है। रह कर उसकी बीमार माँ की आंखें बार बार उसके सामने दिख रही थी। अपनी लाचारी बेबसी पर वो काफ़ी गुस्सा हो रहा था और आखिरकार वो आतंकियों की मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो काफ़ी अंदर अंदर डर भी रहा था कि पता नहीं ये कैसी साजिश में फंसता जा रहा है। दूसरे दिन जब वो आतंकी से मिलता है, आतंकी बोलते हैं कुछ भी काम नहीं है, बस तुम्हें पहलगांव बेस कैंप से शुरू होती है यात्रा, वहाँ से लेकर चंदनबाड़ी तक का पूरा निगरानी रखना है। कहाँ आर्मी के जवान खड़े हैं, कितने जवान खड़े हैं, कब ड्यूटी चेंज होती है, क्या क्या करते हैं, पूरा रिपोर्ट रोज़ देना है। दोस्तों, आरिफ को ये काम बड़ा आसान लगता है और वह हाँ बोल देता है। लेकिन रात भर ना सोने के कारण वो काफ़ी परेशान था। जब उसकी माँ अमीना बेगम उसे देखती है तो अपने बेटे को परेशान पाकर वो बोलती है कि बेटा क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो,
आरिफ कुछ भी नहीं कहता, बोलता माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जाते जाते उसकी माँ बोलती है कि बेटा ईमानदारी की थोड़ी सी कमाई बेहतर है बेईमानी की बहुत सारे पैसे से, देखना अपना रास्ता बदलना नहीं, हमेशा ईमानदारी पर चलना। दोस्तों अपनी माँ की द्वारा कही गई इस बात आरिफ के सीधे सीने में लगती है। आरिफ काफ़ी परेशान हो चुका था, क्या करे क्या ना करे, इसी उधेड़बुन में चल रहा था। इधर दोस्तों आर्मी बेस कैंप में जैसे ही इनपुट मिलती है कि कुछ संदिग्ध, कुछ पाकिस्तानी बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, और सूचना मिलते ही सेना के कमांडर, जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडर, खुफिया एजेंसी सब मिलकर एक योजना बनाते हैं और बिना किसी हंगामे का, बिना श्रद्धालु को नज़रों में कोई बात आए, अपनी सुरक्षा को डबल कर देते हैं। हर तरफ निगरानी बढ़ा दी गई थी, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, संचार व्यवस्था और मुखबिर यानी कि मानवीय स्रोत सब कुछ एक्टिव कर दिए गए थे, सब कुछ सक्रिय कर दिए गए थे। और एक बड़ी इंटेलिजेंस वाले ने तगड़ी साजिश बनाई थी। बोले जितना भी जत्था निकलेगा उसमें स्पेशल कमांडो के जवान सादे कपड़े में श्रद्धालु के भेष में रहेंगे। उनका काम रहेगा इन श्रद्धालुओं पर नजर रखना और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होते ही तुरंत सूचना देना। और दोस्तों स्पेशल कमांडो के जवान हर जत्थे में घुसकर सादे कपड़े में निगरानी रखने लगे। और दोस्तों इनकी बात जैसी खतरनाक आंखों से आज तक कोई साजिश बच नहीं पाता है। बस इनका काम ही था हर गतिविधि पर नजर रखना। इधर दोस्तों आरिफ उन खच्चर वाले में सबसे भोला, सबसे मासूम था। सभी यात्री से हंस की बातें करना, बुजुर्ग को सहारा देना, बच्चे का हौसला बढ़ाना, बड़ा ही मददगार था। लेकिन अपनी माँ की मजबूरी के कारण वो आतंकियों के चुंगल में फंस चुका था। अब उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। पूरा रास्ता यही सोचते जा रहा था कि क्या उसने सही किया या गलत किया। और दोस्तों जैसे ही चंदनवाड़ी पहुंचने से थोड़ा पहले ही उधर से जो खच्चर वाले लौट रहे थे खाली खच्चर लेकर, उसे अपने यात्री का सामान दे देता है। वो खच्चर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि आधे रास्ते से उन्हें सामान मिल गया था। और चंदनवाड़ी से पहले एक रास्ता निकलता है जो जंगल की तरफ जाता है। आरिफ उधर बढ़ जाता है, पूरे रास्ते की खबर आतंकियों को देता है। दूसरे दिन भी यही कार्रवाई होती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी की नज़रों से वो बच नहीं पाता है। जब सीसीटीवी और ड्रोन के द्वारा देखा जाता है, सभी खच्चर वाले पर वॉच किया जाता है क्योंकि निगरानी तो खच्चर वाले की हो रही थी। तब आरिफ भी उनकी नज़र में आ जाता है कि चंदनवाड़ी से पहले पहले जंगल वाले रास्ते के पास वो यात्री को किसी खाली खच्चर वाले को पकड़ा देता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर उधर रहता है, उसके बाद वापस खाली खच्चर लेकर आ जाता है। दोस्तों जब आरिफ की निगरानी की गई, उसके बारे में पता किया गया, तो पता चला वो अपनी माँ के साथ अकेला पहलगाम में रहता है। पहलगाम का ही रहने वाला है। उसके पिता भी खच्चर चलाया करते थे, यानी किसी तरह से आरिफ पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 दिन ये घटना हो चुकी थी और तीसरे दिन भी उस पर खास करके निगरानी रखी गई। और तीसरे दिन भी यही हुआ। चंदनवाड़ी से पहले जंगल वाले रास्ते के पास वापस जो खच्चर वाला आ रहे थे उसे सामान दे देता है एक बुजुर्ग व्यक्ति का, और खाली खच्चर लेकर वो जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। फिर 5 मिनट बाद अपने घर की तरफ चला जाता है। घर में उसकी माँ काफ़ी परेशान थी अपने बेटे को परेशान देखकर, और बार बार बोलती थी कि बेटा कुछ दिन से तू काफ़ी परेशान है, आखिर बात क्या है? देखना कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ना, ईमानदारी से अपना काम करना। तुम्हारे पिता जब तक जिंदा थे उन्होंने यात्रियों की बड़ी सेवा की, श्रद्धालुओं की बड़ी सेवा की। मेहनत की कमाई थोड़ा ही सही अच्छा होता है, लालच में नहीं फंसना। दोस्तों इन सब बात सुनकर आरिफ का दिल बार बार ये कहता कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन वो सोचता था इसमें गलत क्या है, मैं बस रिपोर्ट ही तो दे रहा हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खतरनाक साजिश पल रही थी जो कि आरिफ के द्वारा अंजाम दिया जाना था। दोस्तों चौथा दिन आरिफ फिर आता है, लेकिन उसके चेहरे से हंसी गायब थी। अब वो श्रद्धालु से बात नहीं कर रहा था, किसी की मदद भी नहीं कर रहा था। एक यात्री का सामान उठाता है, अपने खच्चर पर डालता है और लेकर चल जाता है। और सुरक्षा एजेंसियां बार बार ड्रोन, सीसीटीवी उसके चेहरे पर जूम कर रहे थे। अब उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी, वो किसी उधेड़बुन पे पड़ा हुआ था, रह रह कर पीछे उलट कर देख रहा था। उसके दिल में अब डर बैठ गया था। कहते हैं दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका। अब उसे लगने लगा था कि सुरक्षा एजेंसी उसके पीछे पड़ी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी कमांडर, सब लोग आरिफ के चेहरे पर ही फोकस किए हुए थे। अब उसे कन्फर्म हो गया था कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। इधर आरिफ के चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी। इस हल्के ठंड में भी उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। और चौथे दिन भी वो यही करता है, वापस आ रहे खच्चर को वो सामान बुजुर्ग कर देता है, अपने उधर बढ़ जाता है। लेकिन अब उसे दिल में ये लग रहा था वो गलत कर रहा है। और आखिरकार जंगल वाले रास्ते की तरफ जाता है, लेकिन वो आतंकी से बात नहीं करता है। उस दिन वो अपना मोबाइल पटक के तोड़ देता है और वहाँ से वापस आता है। वापस आते ही बेस कैंप में जाता है और आर्मी कमांडर के पास जाके बोलता है कि साहब
मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत गलत आदमी हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। आर्मी कमांडर, सुरक्षा एजेंसी, पुलिस वाले सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आर्मी कमांडर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, उसे कुर्सी पर बैठाते हैं, एक गिलास पानी पीने को देते हैं और बोलते हैं, बेटा जो कुछ तुम्हारे दिल में सच सच बता दो। सच बोलने से दिल हल्का हो जाता है। आरिफ सारी बातें उसे बता देता है कि कुछ दिन पहले 4-5 लोग उससे मिलने आए थे और उन्होंने उससे कहा था कि आर्मी वाले जो भी गतिविधि करते हैं रास्ते में, कहाँ कितने आर्मी वाले हैं, सब कुछ बताना है और एक बहुत बड़े विस्फोट की साजिश बना रहे हैं और सारा विस्फोटक जंगल में इकट्ठा किया जा रहा है। आर्मी कमांडर बोलते हैं, आरिफ तूने पहले क्यों नहीं बताया? बोला, साहब मैं लालच में फंस गया था, मेरी माँ बीमार रहती है, उसकी आंखों का ऑपरेशन कराना है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं लालच में आ गया था, लेकिन मेरा दिल बार बार कर रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ और आखिरकार मैं आपको बता ही दिया, क्योंकि मेरी माँ कहा करती है ईमानदारी की रोटी हमेशा अच्छी होती है। दोस्तों, आरिफ के कहने पर एक टीम का गठन किया जाता है और स्पेशल कमांडो की टीम के साथ आरिफ के साथ आर्मी के कमांडर चंदनवाड़ी से पहले उस जंगल वाले रास्ते पर जाते हैं। वह पूरा घेराबंदी तैयार करते हैं और इसका रास्ता आरिफ दिखा रहा था। पूरा घेराबंदी कंप्लीट हो जाता है। सभी आर्मी के जवान अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं, कोई पेड़ के पास, तो कोई जंगल की ओट में, तो कोई पहाड़ों की ओट में, कोई पत्थरों की ओट में। लेकिन इन्हें ये डर लग रहा था कि अगर समय से पहले कुछ हो जाता है तो ये विस्फोटक कहीं ब्लास्ट ना कर दे, क्योंकि आरिफ के अनुसार विस्फोटक बहुत बड़ा मात्रा में था। जब सारे जवान पोजीशन ले लेते हैं तो आर्मी कमांडर जानबूझकर हवा में कई राउंड फायर करते हैं। गोलियों की तरतराहट से पूरा जंगल गूंजने लगता है। आतंकी को समझते देर नहीं लगती है कि आर्मी वाले ने हमला कर दिया है। दोस्तों, आतंकी भी उस जंगल से निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ आर्मी के जवान यमराज बनकर वहाँ बैठे हुए थे। आतंकी जिधर भी भागते उधर से गोली उनका स्वागत करती दाएं, और आतंकी वहीं ढेर। उन्हें गोली चलाने तक का मौका नहीं दिया गया, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया गया और 4 के 4 आतंकी को मार गिराया गया। उसके बाद शुरू होती है दोस्तों तलाशी। तुरंत बम स्क्वाड्रन वाले को बुलाया जाता है और धीरे धीरे बम स्क्वाड्रन वाले जब तलाशी करते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोटक का पता चलता है, जो कि चंदनवाड़ी से पहले के रास्ते में लगाया जाना था। और बम निरोधक दस्ते वाले इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर देते हैं। आर्मी के जवान पूरे सामान के साथ आतंकियों को लाश के साथ उसे आर्मी बेस कैंप में लेके आती है। साथ में आरिफ भी था। आर्मी कमांडर बोलते हैं कि तूने जो किया है इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तब तक पूरा वहाँ हंगामा मच चुका था। सारे खच्चर वाले को यह पता चल गया था कि आरिफ किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त था। आर्मी वाले ने उसे उठाया है। वहाँ काफ़ी भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो चुकी थी। आरिफ की माँ भी वहाँ आ चुकी थी। आर्मी कमांडर बोलते हैं, सजा तो तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन इंसान के नाते हम तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि तूने खुद आके बताया है। रही बात तुम्हारी गरीबी की, तुम्हारी माँ का इलाज का, तो इसका बंदोबस्त हम करेंगे। आज दोस्तों मिलिट्री हॉस्पिटल में आरिफ की माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और आरिफ फिर से खच्चर लेकर यात्रियों की मदद के लिए निकल पड़ता है और फिर से वही कहानी, वही हंसते मुस्कुराते आरिफ बुजुर्गों की मदद करते, बच्चों का हौसला बढ़ाते, फिर पहलगांव यात्रा पर हर हर महादेव के नारे गूंजने लगते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जब भी खुशियाँ आती है उसे मातम बदलने के लिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी योजना बनाने लगता है, लेकिन हर बार मुँह की खाता है। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू कभी किसी की खुशी में दखल नहीं डालते, लेकिन पता नहीं हिंदुस्तान खुशी से जलने वाले ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, शायद आपके पास हो। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये आतंकी, ये पाकिस्तानी आखिर भारत की खुशी में खलल क्यों डालते हैं। आज दोस्तों इसी के साथ कमेंट में हर हर महादेव भी लिखिएगा। और आप दोस्तों से निवेदन भी है, जिसने भी बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं की है एक बार समय निकाल कर जरूर कीजिएगा। बड़ा ही मनोरम और मनमोहक दृश्य दोस्तों। आज दोस्तों इसी के साथ हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।